न्यू जर्सी में एक रहस्य है। एक नई माँ पर दिन के बीचों बीच उसके अपने घर में हमला किया गया। एक हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, जांच चल रही है और ये सवाल कि ब्रुक हैडलन की हत्या कौन कर सकता था और क्यों। लॉ एंड क्राइम में स्वागत है। मैं अंजनेत लेवी हूँ। न्यू जर्सी के एक छोटे से शहर में हत्या के जांचकर्ता एक रहस्य से जूझ रहे हैं, जो जितना दुखद है उतना ही उलझन भरा भी है। और अब ये जांच लगभग 1 महीने से चल रही है और इसमें एक अपेक्षाकृत नई मां शामिल है, जिसे ये गर्मी अपने बच्चे और पति के साथ बितानी चाहिए थी। 35 साल की महिला के परिवार में शोक है। वे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं और एक बच्ची अब अपनी मां के बिना बड़ी होगी। ये रहस्य 6 जून को चेस्टर टाउनशिप न्यू जर्सी में शुरू हुआ, जो मॉरिस काउंटी में न्यूयॉर्क सिटी से करीब 1 घंटे की ड्राइव पर है। एक आदमी ने 911 पे कॉल किया क्योंकि ब्रुक हैनलन उसके घर में थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। ये उस कॉल की डिस्पैच ऑडियो है। हाँ, आप कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से खून से लथपथ है। वो सीपीआर शुरू करने जा रहा है। हार्ट चेस्ट स्पीकर कहाँ? धन्यवाद सर। वो कंट्रोल रूम में है, मुझे नहीं पता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? के बारे में? मैं पेड़ के नीचे जा रहा हूँ और मैं देखने जा रहा हूँ। 47 गाड़ियाँ सेवा में लग चुकी थी। 47 गाड़ियाँ ऊपर दूसरी मंजिल पे होंगी। हाँ, मैं अभी खुद नीचे आया हूँ। एक चौथी भी है। अब ब्रुक हैनलन अपने पति और बच्चे के साथ पॉटर्सविल रोड पर रहती थीं। उनका घर सड़क से थोड़ा हटकर है। अगर आप इसे गूगल मैप्स पर देखें तो पाएंगे कि ब्रुक हैनलन और उनके परिवार के घर के आसपास ज्यादा घर नहीं हैं। एक तरफ जंगल वाला इलाका है और दूसरी तरफ एक बाढ़ से घिरा हुआ आंगन है। अब आपको सोचना होगा, क्या ब्रुक हैनलन की हत्या करने वाले को पता था कि वह ठीक ठीक कहाँ जा रहा है और किसे निशाना बना रहा है? यह इस पहेली का एक और हिस्सा है। ये कॉल जिसमें बताया गया कि ब्रुक हैनलन को मदद की जरूरत है और हर जगह खून फैला हुआ है, शनिवार दोपहर 4:30 बजे आई थी। अक्सर ये वक्त होता है जब माँ रात के खाने की तैयारी कर रही होती है या बच्चा झपकी से उठ रहा होता है। ये उसकी दिनचर्या पर निर्भर करता है। इस मामले को देखकर ये बातें मेरे दिमाग में आती हैं। ब्रुक हैनलन ने लिंक्डइन के अनुसार न्यू जर्सी में मनोचिकित्सक के रूप में काम किया। वह खुद को अत्यंत प्रेरित, जिम्मेदार और दयालु बताती हैं और उनके पास न्यू जर्सी का LPC लाइसेंस है। उनके पास विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का विविध अनुभव है, जहां उन्होंने बच्चों, किशोरों और उन परिवारों के साथ काम किया है जिन्हें काउंसलिंग, चिकित्सीय सहायता, संसाधनों और अन्य सहयोग की आवश्यकता थी। ये घटना चेस्टर टाउनशिप में हुई। जांच अभियोजक कार्यालय कर रहा है और अभी तक मामले में कड़ी गोपनीयता है। अभियोजक कार्यालय ने हत्या जांच की जानकारी 13 जून तक साझा नहीं की थी। ये एक हफ्ते बाद था। फेसबुक पोस्ट में कार्यालय की प्रवक्ता ने लिखा, 6 जून की देर दोपहर EMS और चेस्टर टाउनशिप पुलिस अधिकारी पॉटर्सविल रोड पर स्थित एक निवास स्थान पर 911 कॉल का जवाब देने पहुंचे। घर में 35 वर्षीय निवासी मृत पाए गए। मॉरिस काउंटी मेडिकल एग्जामिनर के कार्यालय द्वारा की गई जांच में मृत्यु का कारण कई तेज धार वाले घाव और मृत्यु को हत्या करार दिया गया। ये मामला अभी भी मॉरिस काउंटी अभियोजक कार्यालय, चेस्टर टाउनशिप पुलिस विभाग और मॉरिस काउंटी शेरिफ कार्यालय CSI द्वारा सक्रिय और जारी जांच के अंतर्गत है। जांच की अखंडता बनाए रखने के लिए इस समय और कोई जानकारी जारी नहीं की जा सकती। तो यह एक काफी सामान्य प्रतिक्रिया थी। वे जांच के दौरान ज्यादा जानकारी नहीं देते हैं। ब्रुक हैनलन का नाम पिछले कुछ दिनों में ही सार्वजनिक हुआ है, जो मुझे काफी अजीब लगा। ठीक है, इस मामले की गहराई में जाने के लिए मैं पूर्व अभियोजक जेरेट फेरेंटिनो को बुलाना चाहती हूँ। वे एक किताब के लेखक हैं जो Amazon पर है। हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। इसका नाम है Mothers, Murders and Motivation: A Journey Through the Mind and Heart of a Prosecutor। जेरेट, वापस आने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, हमें आपसे बात करना अच्छा लगता है। इस मामले पर एक पूर्व अभियोजक के रूप में आपके क्या विचार हैं?
जितना हमें पता है वे इस बारे में बहुत चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन आपके क्या विचार हैं? ठीक है, पहले बात करते हैं कि वे इस बारे में कितने चुप हैं। हाँ, यह एक रणनीतिक कदम है। जाहिर है, जांचकर्ता जितनी जानकारी बाहर दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। जब वे इंटरव्यू ले रहे होते हैं और अपनी जांच जारी रखते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसी जानकारी जो सिर्फ हत्यारे को ही पता हो, वह सार्वजनिक न हो, ताकि उसे इंटरव्यू में पता लगाया जा सके या इंटरव्यू में सामने रखा जा सके। जैसे सुझाव की शक्ति, लोगों से ऐसी जानकारी निकलवाना जो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता हो, वो जानकारी जो सार्वजनिक नहीं हुई। अक्सर जांचकर्ता जानकारी खुद तक रखते हैं और उसे रणनीतिक रूप से संदिग्धों या गवाहों से जानकारी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे विश्वसनीयता बनती है। ये हमने कितनी बार देखा है। अक्सर हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन या मीडिया से सीखी जानकारी देते हैं, जबकि उनका उस मामले से कोई संबंध नहीं होता। जानकारी अपने पास रखने से प्रक्रिया आसान होती है। जो बात मुझे उलझन में डालती है वो यहाँ की टाइमलाइन है। ये घटना 6 जून को हुई थी, शनिवार 6 जून, जो कि एक शनिवार था। उसी दिन 911 कॉल की गई थी। उन्होंने उसका नाम पिछले वीकेंड तक जारी नहीं किया था। तो कई हफ्ते बीत गए, 3 हफ्ते बीत गए, जब तक उन्होंने उसका नाम सार्वजनिक रूप से नहीं बताया। वहाँ क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि हम जानते हैं, जाहिर है कि कातिल जानता है कि वो कौन है। आप जानती हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक अभियोजक के रूप में आप इतनी देर तक वो जानकारी क्यों छुपाएंगी, खासकर जब उन्होंने यह घोषणा की थी कि उनकी जांच 13 तारीख से चल रही है, जो हत्या के 1 हफ्ते बाद थी। हाँ, वो बात वाकई हैरान करने वाली थी। मैं कभी ऐसे किसी मामले का हिस्सा नहीं रहा, ना ही जानता हूं, जहां पीड़िता की पहचान, खासकर घरेलू हत्या मामलों में, छुपाई गई हो। ये किसने किया, ये अलग सवाल है, लेकिन ये उसके घर में, उसके ही पड़ोस में हुआ। कोई जाना पहचाना व्यक्ति था। उसकी मौत की खबरें बड़े पैमाने पर आई थीं। जांच के शुरुआती घंटों या उसके बाद के दिनों में उसका नाम क्यों नहीं बताया गया, यह मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात, मीडिया को लेकर इतना नकारात्मक न हो। जब आप जानकारी जारी करते हैं तो बाहर किसी के पास ऐसी जानकारी हो सकती है। ब्रुक और किसी अन्य व्यक्ति के बीच कुछ, या उसकी शादी के बारे में कुछ, या उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ, जो जांचकर्ताओं की मदद कर सकता है। तो मेरी राय में उस नाम को जारी न करना केस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैं भी यही सोच रही हूँ। आप जानते हैं, किसी को कुछ पता हो सकता है, और ये मामला अभियोजक कार्यालय द्वारा संभाला जा रहा है। आप जानती हैं, जब मैं पुलिस विभाग को कॉल करती हूँ और जानकारी लेने की कोशिश करती हूँ तो वे कहते हैं, नहीं, आपको अभियोजक कार्यालय को कॉल करना होगा। अभियोजक कार्यालय ही इस केस का जिम्मा संभाल रहा है। और मैं समझती हूँ, आप जानती हैं, वे यहाँ संभावित आरोपों को देख रहे हैं। ये एक हत्या की जांच है। लेकिन आमतौर पर पुलिस, आप जानती हैं, क्या पुलिस आमतौर पर जांच को अभियोजक कार्यालय से सलाह मशविरा करके नहीं संभालती? और वे मुझसे कह रहे हैं, नहीं, अगर आप इसके लिए अनुरोध करना चाहती हैं तो आपको अभियोजक कार्यालय को कॉल करना होगा, वे जिम्मेदार हैं। खैर, मैंने दोनों तरह से ऐसा होते देखा है। मेरे अनुभव में पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी में, जर्सी भी बिल्कुल वैसा ही है। अभियोजक कार्यालयों के अपने जांचकर्ता होते हैं, जो स्थानीय पुलिस विभागों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो अक्सर अभियोजकों के रूप में हमारा कार्यालय जांच का समन्वयक होता था, जो सीधे राज्य पुलिस के साथ काम करता था, कभी कभी किसी संघीय एजेंसी के साथ भी, क्योंकि इसे देखने का तरीका यही है, और मैंने हमेशा इसे इसी तरह देखा है। एक मामले में जल्दी ही गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आपको एक मामले की जांच करनी होती है और शुरुआत से ही अभियोजन का मामला तैयार करना होता है। आप जानते हैं, ये उम्मीद रहती है कि दोष सिद्ध हो और न्याय मिले। इसलिए ये जरूरी है कि हत्या के मामलों में अभियोजक शुरू से ही शामिल हों और अक्सर जांच का समन्वय करें। दूसरी बात जो हम छोटे पुलिस विभागों के लिए करते थे, बिल्कुल हम ही नेतृत्व करते थे। जब हम बड़े पुलिस विभागों या पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस के साथ काम करते थे, तो यह आपसी सहयोग और समझौते जैसा था। लेकिन आपकी तरह
किसी भी व्यक्ति या स्थानीय मीडिया की पूछताछ अभियोजक के कार्यालय के माध्यम से ही होती थी, इसलिए हम एक ही आवाज में बोलते थे। हाँ, ये बिल्कुल समझ में आता है। और ये मुख्यतः रिहायशी कस्बे का एक छोटा पुलिस विभाग हो सकता है जो बहुत ज्यादा हत्याओं से नहीं निपटता। एक बात जो मुझे इसमें दिलचस्प लगती है जैरेड, तुमने भी डिस्पैच ऑडियो सुनी थी जैसे मैंने सुनी थी। और वे कहते हैं कि वहाँ पॉटर्सविल रोड पर एक आदमी है। वो कहता है कि उसे मदद चाहिए, हर जगह खून है, वो सीपीआर करने जा रहा है। ये शनिवार को 4:30 बजे है। आप जानते हैं, मैं अपने आप से सोच रही हूँ, बस सोच रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इस घर में, पॉटर्सविल रोड पर हैलन के घर में काम का स्केड्यूल कैसा है, लेकिन ये शनिवार की दोपहर है। ये एक जोड़ा है जिनका एक छोटा बच्चा है। क्या पति काम पर था? क्या पति घर आया और अपनी पत्नी को पाया? क्या वो गोल्फ खेलने गया था? क्या वो दोस्तों के साथ बाहर था? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन शनिवार को दोपहर 4:30 बजे इस महिला को संभवतः दूसरी मंजिल पर चाकू से मरा हुआ पाया गया, घर के अंदर। डिस्पैच ऑडियो सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? देखिए, मैं इसमें रुचि रखूंगा। मुझे ये जानना होगा कि ब्रुक और उनके पति की जिंदगी में और उनके जीवन में बाकी किसी भी व्यक्ति के साथ क्या चल रहा है। आपको विक्टिमोलॉजी करनी होती है, जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है। उदाहरण के लिए, आप ब्रुक पर ध्यान देते हैं, आप जानते हैं, उम्मीद है कि वे ठीक ठीक पहचान सकते हैं कि यह कब हुआ था। यह महत्वपूर्ण है। यह कहाँ हुआ, घर के किस कमरे में हुआ, क्या यह वास्तव में घर के अंदर हुआ था, जिसकी संभावना ज्यादा है। यही अपराध स्थल है। आपको सबूत सुरक्षित रखने के लिए फोटोग्राफ्स, फोरेंसिक जांच आदि करना चाहिए। अगली चीज जो आप करते हैं वो है उनकी जिंदगी को रिवर्स इंजीनियर करना। उनकी जिंदगी में क्या चल रहा था, उनकी शादीशुदा स्थिति क्या थी, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, क्या उनकी जिंदगी में कुछ हो रहा था, कोई नाराज था। आप ये कैसे पता करते हैं? आजकल आप ये सब सेलफोन रिकॉर्ड, ईमेल, क्लाउड, आप जानते हैं, वो क्लाउड जहां जानकारी बैकअप होती है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, उनके डोर कैमरे, उनके पड़ोसियों से बात करके, उनके दोस्तों से बात करके करते हैं। ऐसी ही चीजें अब शायद हो रही होंगी और शुरू से ही चलती आ रही हैं। और एक चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है वो है इस घर का स्थान। ये घर सिर्फ बाहर नहीं है, ये उपनगरों में नहीं है। ये उपनगरों में है, लेकिन ये अगर आप चाहें किसी सब डिवीजन में नहीं है। ये मूल रूप से एक मोड़ पर सड़क पर है और ऐसा नहीं लगता कि आसपास कोई और घर हैं। मेरा मतलब है, अगर आप इस घर में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। मेरा मतलब है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बस यूं ही इस घर पर आ गया। आप जानते हैं, ये संभव है कि ये घर में घुसपैठ का निशाना हो, लेकिन चलिए इसे एक पल के लिए स्क्रीन पर डालते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। तो ये रहा जैरेड। मेरा मतलब है, ये हमारा घर है और आसपास कोई और घर नजर नहीं आ रहा है। अगर आप इस गूगल मैप को देखें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ एक यार्ड है। पॉटर्सविल रोड वहाँ से नीचे जाती है। ये कोई बहुत व्यस्त या ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सड़क नहीं लगती। तो इस जगह तक पहुँचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप वहाँ किसी मकसद से ही जाते हैं। खैर, यह एक नजरिया है। निश्चित रूप से यह एक ऐसी जगह लगती है जहां आप जानबूझकर पहुंचते हैं, यानी आपको पहले से जानकारी होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाए। दूसरी सोच ये हो सकती है कि ये जगह अपने पड़ोसियों से इतनी अलग थलग है कि इसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि शायद कोई भी किसी की चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाएगा। शायद वहां कोई गवाह न हो जो खास बातें देख सके। यह सिर्फ अटकल है, लेकिन ऐसी जगह देखकर दो तरह की सोच आती है। आप जानते हैं, लेकिन मैंने ऐसे काफी मामले चलाए हैं। आप जानते हैं, समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये शनिवार दोपहर है। शनिवार दोपहर 4:30 बजे क्या हो रहा होता है? और अगर आपके बच्चे हैं तो सुबह या तो कोई जन्मदिन की पार्टी होती है या कुछ और। शाम के लिए आप जो भी कर रहे हैं उसमें बदलाव करते हैं। अधिकतर मामलों में आप शनिवार दोपहर को घर पर ही होते हैं। कम से कम हमारे घर में
यही एक समय होता है जब सब लोग साथ होते हैं, है ना? या फिर रविवार दोपहर को। तो और मैं सोच रही हूँ कि उस समय के आसपास बच्चा अपनी झपकी से जाग रहा होगा। बिल्कुल सही। और वो समय या जगह नहीं है जब आप बिना वजह किसी को निशाना बनाएं। और फिर से, अब तक मेरे अनुभव में मैंने उस समय किसी भी संपत्ति या निवास को निशाना बनते नहीं देखा है। आमतौर पर आप देखेंगे कि ऐसे घरों को रात में बहुत शुभ निशाना बनाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन इस बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है। आपको ऐसे मामलों में आमतौर पर जो देखने को मिलता है उसी पर भरोसा करना पड़ता है। और वैसे किसी ने 911 पर कॉल भी किया था। इतना समय था कि कोई सोच सके कि मैं सीपीआर दे रहा हूं, जिससे यह संकेत मिलता है कि शायद ब्रुक अभी भी जिंदा थी या जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी जब वो कॉल की गई थी। अगर कोई उसे वहां पाता और वो साफ तौर पर मर चुकी होती, उसके शरीर पर कई बार चाकू के घाव होते और वो कुछ समय से मरी हुई होती, तो आप शायद सीपीआर की बात नहीं करते। तो ये या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके मारे जाने या उस पर हमला होने के तुरंत बाद वहां पहुंचा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शायद इसमें शामिल था। और ये फिर से गुस्से में किया गया कृत्य था। जो हमें पता है, उसे उसके सीने में चाकू मारा गया था। फिर किसी ने फोन किया, वहां हर जगह खून था और वे सीपीआर की बात कर रहे थे। ये उस हमले के आसपास के पलों में हुई किसी घटना के बारे में बताता है। समय बहुत महत्वपूर्ण है और जो बात मुझे और भी अजीब लगती है वो है अभियोजक का कार्यालय। यहाँ एक बच्चा भी शामिल है। तो जाहिर है आप जानते हैं, इससे संवेदनशीलता का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन वे बच्चे के बारे में बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब है, हमने पूछा क्या बच्चा ठीक है, क्या बच्चा सुरक्षित है, और वे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। मैं इसे समझ सकती हूँ। वे हत्या की जांच कर रहे हैं। कम से कम बच्चे को नुकसान नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है। लेकिन आप जानते हैं वो बहुत डरावना दृश्य है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वहाँ एक बच्चा है, हम मानते हैं, जो अपनी माँ के साथ घर में है और माँ की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। और फिर कोई 911 पर कॉल कर रहा है उसे बचाने के लिए। मेरा मतलब है वो ऐसा भयानक दृश्य है जिसका सामना किसी को करना पड़े। और दुख की बात है, मैंने ऐसा देखा है। आप जानते हैं, मैंने ऐसे मामले देखे हैं। मेरे एक मामले में जहां बच्चे असल में माँ और पापा के बीच में थे, जब पापा ने माँ को बंदूक से मार डाला। आप जानते हैं, अगर ये सच में घरेलू मामला है और गुस्सा किसी के साथी पर निकाला जा रहा है, तो अक्सर बच्चे, अगर वे खुद शिकार नहीं बनते तो गवाह जरूर बनते हैं। अब मुझे पता है कि उनका बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर बच्चे को कोई नुकसान हुआ होता या यह दोहरी हत्या का मामला होता, तो इस समय तक हमें जरूर पता चल जाता। ऐसा लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता हमें पता चल जाता, पूरी तरह पता होता। अजीब है कि वे यह भी नहीं कह रहे कि बच्चा परिवार के साथ सुरक्षित है या कुछ ऐसा। आपने पहले विक्टिमोलॉजी का जिक्र किया था। ब्रुक एक थेरेपिस्ट हैं, वो एक थेरेपिस्ट थी। और आप जानती हैं, ऑनलाइन उनकी प्रैक्टिस के बारे में लिखा है कि वो परिवारों और किशोरों के साथ काम करती हैं। मैं मान रही हूँ कि वे उस दिशा में भी जांच करेंगे। क्या उनके कुछ क्लाइंट्स थे? क्या उनके कोई ऐसे क्लाइंट्स थे जिनका उनसे किसी वजह से झगड़ा था? या मुझे नहीं पता, कोई उनके प्रति आकर्षित था। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जानती हैं, ये एक संभावना है जिसे उन्हें खारिज करना होगा। मुझे लगता है साफ तौर पर विक्टिमोलॉजी का हिस्सा है कि ब्रुक कौन थी, वो एक पत्नी के रूप में कौन थी, वो एक माँ के रूप में कौन थी, वो एक मनोचिकित्सक के रूप में कौन थी। और हाँ, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जो लोग चिकित्सकीय माहौल में ब्रुक से थेरेपी ले रहे हैं, कुछ लोग टॉक थेरेपी में अपने मुद्दों के लिए जाते हैं या थेरेपी लेना चाहते हैं। इसके लिए उसके मरीजों के रिकॉर्ड की जांच करनी होगी कि क्या कोई ऐसा था जो उसे धमकी दे रहा था, क्या उसने किसी मरीज के बारे में डर या चिंता जाहिर की थी, क्या हाल ही में या पिछले कुछ महीनों में किसी मरीज की थेरेपी में कोई रुकावट आई थी जिससे कोई ब्रुक के प्रति दुर्भावना रख सकता था। अब ये बातें तब होती अगर ये सचमुच ऐसा मामला जिसमें ये पता लगाना हो कि कातिल कौन है होता। अगर ये साफ तौर पर एक घरेलू मामला है और घटना स्थल पर भौतिक सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि ये एक घरेलू मामला था जो गलत दिशा में चला गया,
तो जाहिर है आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ये सच में एक हू डन इट है और आप देख रहे हैं कि क्या इसमें कोई तीसरा व्यक्ति था, कोई अजनबी चोर, कोई अजनबी हमलावर, परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति, तो हाँ, आपको उसकी रिकॉर्ड में मौजूद उन संपर्कों को देखना ही पड़ेगा। मैं घर के इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या वहाँ अलेक्सा जैसी कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस है? क्या घर के बाहर या अंदर सुरक्षा कैमरे लगे हैं? क्योंकि आप लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जो थोड़ी सुनसान है या कम से कम आबादी वाला इलाका है। ये पूरी तरह से सुनसान नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ रहते हैं तो सोचेंगे कि शायद घर के आसपास कैमरे लगे हों और क्या उन्होंने कुछ रिकॉर्ड किया। देखिए, आज के दौर में ये चीजें जांच में बहुत ताकतवर और महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरी बात यह है, क्या उनके पास एप्पल वॉच थी? क्या उनकी हार्ट रेट की जानकारी वहां है? क्या हम जान सकते हैं कि उनकी हार्ट रेट कब उस स्तर तक पहुंची जब उन पर हमला हुआ और अंततः उनकी मौत हो गई? अगर कोई कहता है कि हम झगड़ नहीं रहे थे, उस दिन कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ शांत था, फिर भी उनकी हार्ट रेट में इतनी तेजी और गिरावट दिखती है, या टेक्स्ट मैसेज ये साबित करते हैं कि वहां कोई विवाद चल रहा था। ये वही चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप उन बातों का जवाब देने के लिए करते हैं जो कुछ लोग कह सकते हैं या अपनी बात रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरकार इन्हीं चीजों का इस्तेमाल आप आगे चलकर अभियोजन में अपनी प्रस्तुति में करते हैं। तो मैं ये भी सोचूंगा कि क्योंकि वो सड़क थोड़ी सुनसान है, आप उस सड़क पर आगे पीछे रहने वाले पड़ोसियों से पूछताछ करेंगे कि क्या उनके पास ऐसी कोई कैमरा रिकॉर्डिंग है जिसमें कोई वाहन वहां से गुजरा हो। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, ये वही चीजें हैं जो मदद करेंगी। फिर से, अगर ये कोई बाहरी तीसरा व्यक्ति था तो ये चीजें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम यहां तक बात करते हैं कि संदिग्धों को भी बाहर करना पड़ता है। यह इस पर निर्भर करता है कि जांचकर्ताओं के पास अभी क्या जानकारी है। क्या वे उस व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं जो उसके साथ घर था, या किसी और की संभावना पर? हाँ, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कहानी में मुख्य भूमिका निभाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और जानकारी प्राप्त कर उसका विश्लेषण करने में समय लगता है। तो देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। जेरेड, मुझे अपनी किताब के बारे में थोड़ा बताओ। हमें किताब के बारे में बताओ। खैर, अफसोस की बात है, ये किताब ये एक बहुत ही मिलती जुलती घटना के बारे में बताती है। एक घरेलू मामला जिसमें एक माँ की उसके घर में हत्या कर दी गई थी। किताब उन माँओं का भी जिक्र करती है जिनके लिए मुझे जीवन में लड़ने का सम्मान मिला, और ये मेरी माँ के बारे में भी बताती है जिन्होंने हमारे पिता को बहुत कम उम्र में खो देने के बाद मुझे और मेरे 3 भाइयों को पाला पोसा। तो ये किताब माँओं की अपार ताकत का जश्न मनाती है। ऐसे मामलों में मैंने उनके लिए लड़ाई लड़ी जहां उनके बच्चों और माँओं की हत्या कर दी गई और एक माँ को बच्चे की रक्षा न कर पाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो आप जानते हैं, मैं इस मामले में एक और माँ की दुखद मौत देख रहा हूँ। हम सभी विवरण नहीं जानते, लेकिन यहाँ एक बच्चा माँ से और एक फैमिली ने ब्रुक को खो दिया है। आप जानते हैं, दुख की बात है कि मैंने अपने करियर के दौरान ऐसा बहुत कुछ देखा है और मैंने इसके बारे में लिखा भी है। मुझे उम्मीद है कि ये किताब उन लोगों को ताकत देगी जो ऐसी स्थिति में हैं, और हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में भी उम्मीद दिखाएगी। हाँ, मुझे लगता है कि ये सब के लिए पढ़ने लायक है। ये Amazon पर उपलब्ध है। और जेरेड, यहाँ आने और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ब्रुक हैनलॉन केस के बारे में बात की। ये बहुत ही विनाशकारी है, ये बहुत दुखद है, और उम्मीद है कि उनके परिवार और दोस्तों को बहुत जल्द कुछ जवाब मिलेंगे। धन्यवाद। अगर ब्रुक हैनलॉन की मौत की कोई जानकारी हो तो मॉरिस काउंटी अभियोजक कार्यालय को कॉल करें। वो नंबर है 973-285-2900। और लॉ एंड क्राइम के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं अंजनेट लेवी हूँ। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली बार यहीं मिलूंगी।